अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और पेपर नंबर 3 यानी GS2 की बात करूं, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंडियन गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे टॉपिक्स आपके सामने हों, तो आपको लगता है कि आपकी स्टडी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। जो स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का, आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं RK शुक्ला, कालका IAS जोन जो कि भोपाल में स्थित है, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं। ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियो लेक्चर है IAS को लेके, UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम को लेकर। दोस्तों मेरी खुद पढ़ाई लिखाई स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। करीब 7 साल DU में रहने के बाद, अध्ययन विभिन्न PG की डिग्री लेने के बाद मैंने भोपाल में अपने संस्थान को स्थापित किया है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं IAS के स्तर की जो पढ़ाई होती है, IAS का जो स्तर होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे संस्थान या फिर आप भी कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, जिसका खामियाजा आपको अपने जीवन के अमूल्य वर्ष यानी जो महत्वपूर्ण समय है उसे गंवाने से करना पड़ता है। उसका परिणाम होता है कि आपके महत्वपूर्ण वर्ष खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपसे जुड़ने का, आपसे वार्तालाप करने का इस ऑडियो लेक्चर के थ्रू, कि ये जो हमारे IAS का पेपर मैंने आपको बताया 3 है, जनरल स्टडी 2, जिसको हम गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इसको जब तक हम बुनियादी ढांचे से हम नहीं समझेंगे, तब तक शायद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करना हमारे लिए व्यर्थ है। और उसी के बारे में थोड़ा मैं चर्चा करूंगा इस ऑडियो लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आता है दोस्तों, तो आप मुझे 7400501501 पे चर्चा ज़रूर करें, अपना फीडबैक दें कि सर आपका लेक्चर हमारे लिए महत्वपूर्ण था और इसे आप कंटिन्यू रखें। मैं फिर से अपना नंबर बता रहा हूँ, 7400501501 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दें कि आपका लेक्चर सर बहुत अच्छा था, बेहतरीन था, हमें समझ में आया, और अपने लेक्चर को आप कंटिन्यू रखें। तो विश्वास मानिए दोस्तों कि मैं हर दिन, यह आपका जो पेपर 3 है, GS2 पेपर है, पेपर 3 का GS2 की बात कर रहा हूँ पोर्शन की, तो उसको मैं ऑडियो लेक्चर हर दिन उसके विषय में बना के आपको भेजता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी हम कोई भी बात करते हैं, मतलब हम भिन्न संस्थाओं में जाके पढ़ते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना ही उठा के पढ़ते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1600 ईस्वी, वही एक्ट अधिनियम पे आ जाते हैं डायरेक्ट। 1600 ईस्वी, 1726 प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1781, 1784 पिटिशन, 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस का इतिहास, 1792, 1813, 33, 53, ये सब निकल के आ जाते हैं। मॉन्टेचेंस ऑफ फुदार 1909, 1919। तो दोस्तों आप अगर सिविल सर्विसेज के सच्चे स्टूडेंट हैं तो आपको कभी भी पहले से ये अधिनियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, हमें पहला क्वेश्चन आपके IAS में बनता है, जैसे आप पिछली बार भी आप देखेंगे उठा के 2019 का मुख्य परीक्षा का पेपर उठा के देखेंगे, पेपर नंबर 3, तो वहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि संविधान की विशेषता बताएं और संविधान की स्रोत क्या है। तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूं दोस्तों। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हमें रटना नहीं है, हमें उसे दिल से समझना है। अब सबसे पहले बात आती है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना, कौन कौन से स्रोत हैं, क्या इसकी विशेषता है। तो जब हमें इसका आगे पीछे ही नहीं पता होगा तो हम किस प्रकार इसके संदर्भ में आप प्रश्न लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा में। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 उठा के देखेंगे 2019 के मुख्य परीक्षा का, तो उसमें आया था धर्मनिरपेक्षता, भारत की धर्मनिरपेक्षता है वो किस प्रकार फ्रांस का सोपान बन सकती है, मतलब उसको किस तरह फॉलो किया जा सकता है, फ्रांस के मतलब जोड़ा जा सकता है, क्या समानता है, क्या असमानता है। तो UPSC का हर क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन लेके आता है। मैं क्वेश्चन नंबर 5
पेपर 3 GS2 के पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपके पास हो तो आप उठा के देख सकते हैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम पर कालका IAS जोन के नाम से टेलीग्राम है, मैं उस पर शेयर कर दूंगा। तो पहले तो आपको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना होगा, उसके बाद आपको फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि अगर उसकी वीकनेस आपको पता है तभी तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीज़ें। दूसरा अपना ओपिनियन देना होगा। तो हर UPSC का जो क्वेश्चन होता है बच्चों, वो 3 प्रकार से डिज़ाइन होता है। लगता है एक क्वेश्चन है लेकिन उसमें 3 प्रकार के उत्तर छुपे होते हैं। तो सिर्फ हमें भारत का ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना, आपको कम से कम 11 कॉन्स्टिट्यूशन देशों के पढ़ने होते हैं, जैसे चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये तो मैंने मुख्य बताए, आयरलैंड, जर्मनी, क्योंकि हमेशा मुख्य परीक्षा में देखा गया है कि इन सबसे आते हैं। अब आप देखिए, आप कहीं कोचिंग पढ़ते तो आपको सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत बाहर के बारे में बता दिया जाता है, तो आप कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। तो दोस्तों मेरा प्रयास है कि आप सही दिशा में तैयारी करें और सही प्रकार से तैयारी करें। तो चलिए, तो मैंने आपको समझाया कि आपका स्तर कैसा है, क्या है। अब मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान की। तो दोस्तों, भारत का संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आप कोई भी डायरेक्ट किताब ना पढ़ें, जैसे लक्ष्मीकांत आप उठा के पढ़ने लग जाते हैं, परीक्षा बोध पढ़ने लग जाते हैं, डायरेक्ट नहीं। आपका जो बेस है वो है NCERT। अगर आप NCERT को ढंग से पढ़ते हैं, NCERT प्लस BA प्लस MA तक की किताबों से आप नोट्स बनाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपका प्रथम बार में ही सिलेक्शन निश्चित है। क्योंकि हम दूसरी किताबों जो नॉर्मल पकी पकाई खाने की सोचते हैं, कम मेहनत करके जल्दी से निकाल लें पेपर, तो उसमें उलझ के कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। आप अपने दिल से पूछो, आपने कितनों ने लक्ष्मीकांत ख़त्म कर ली होगी, या ज्योग्राफी के लिए खुल्लर ख़त्म कर ली होगी? किसी ने नहीं करी होगी। एक लूसेंट तक ख़त्म नहीं कर पाते हम, तो इतनी बड़ी किताबें कैसे ख़त्म करेंगे। हमें सिस्टमेटिक पढ़ना है और एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार पढ़ना है दोस्तों। तो जैसे हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की अब बात करते हैं, मैं शुरुआत करता हूं अपने लेक्चर को समझाने की। प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा आफ्टर माय लेक्चर कि कैसा लगा, समझ में आया। तो अपनी ये सीरीज जो ऑडियो लेक्चर की मैं हर दिन आपको टेलीग्राम यानी कालका IAS जोन जो मेरा टेलीग्राम है उस पर मैं शेयर करूँगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7400501501। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत की। तो मैंने अनगिनत छात्र छात्राओं से पूछा कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं, तो उनका आंसर एक ही आता है कि हमने जापान से ये लिया, अमेरिका से ये लिया, साउथ अफ्रीका से ये लिया, ब्रिटेन से ये लिया, इससे ये लिया, इससे ये लिया। यार, आप आरक्षक लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा किससे क्या ले लिया। आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज अधिकारी। जब आपका एक ही एम है IAS और IPS, तो आपको एनालाइज करके लिखना होगा। सबसे पहले तो आपको शुरुआत में ही ये बताना होगा कि संविधान हमारा बना कैसा, उसके स्रोत कैसे हैं। तो आपको अंबेडकर जी का जिक्र करना, क्योंकि अंबेडकर जी के बिना तो संविधान की नींव भी नहीं डाली जा सकती थी। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा। खैर, ये मेरा पहला लेक्चर है तो थोड़ा मैं इसे शॉर्ट में आपके सामने रखूंगा। आपका फीडबैक अगर अच्छा आता है तो मैं आपको करीब आधे घंटे के हर दिन लेक्चर निःशुल्क टेलीग्राम पे दूंगा। तो दोस्तों, हम संविधान के स्रोतों की बात करें तो स्रोत का मतलब क्या होता है। जैसे कहते हैं ना, पृथ्वी को प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूरज है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि हमें पृथ्वी पर जो प्रकाश प्राप्त होता है वो सूरज से प्राप्त होता है। यानी सूरज और भी स्रोत हैं, एक छोटा सा ट्यूबलाइट भी स्रोत है, एक बल्ब भी स्रोत है, एक जुगनू मतलब एक छोटा सा जुगनू भी हमारे लिए प्रकाश का स्रोत माना जाता है। एक कैंडल, छोटी सी कैंडल भी प्रकाश का स्रोत मानी जाती है। तो हम सिर्फ सूरज को ही स्रोत के रूप में कैसे कंसिडर कर सकते हैं, उससे ये लिए। तो हमें जितने भी स्रोत मौजूद हैं प्रकाश के, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। पृथ्वी पर जितने भी स्रोत मौजूद हैं हमारे प्रकाश के, चाहे वो छोटे जुगनू ही क्यों ना हो, अगर वो भी प्रकाश देता है तो वो भी कहीं ना कहीं स्रोत है। तो मुख्य परीक्षा में सिविल सर्विस में आप सिर्फ उन्हीं स्रोतों को कैसे लिखते हो कि सिर्फ अधिनियम लिख दिया आपने और अमेरिका में क्या क्या दिया, मौलिक अधिकार, ये अनुसूचित, ऐसे नहीं लिख सकते। हमें हर उस बड़े से बड़े और छोटे से छोटे स्रोत पर प्रकाश डालना होगा अगर हम संविधान की व्याख्या कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारे स्रोत हैं, सबसे पहला भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज।
हमारा स्रोत माना जाता है। पहला, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने अगले कक्षा में, अगले ऑडियो लेक्चर में। दूसरा हमारा स्रोत है दोस्तों संविधान सभा के वाद विवाद। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था ना बच्चों, तब बहुत सारे संविधान सभा के अंदर विवाद हो जाते थे, दो गुट बन जाते थे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का और एक राजेंद्र प्रसाद जी का। ये पटेल साहब कभी नेहरू जी के पाले में आ जाते थे तो कभी राजेंद्र प्रसाद के पाले में आ जाते थे। हमें इस पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालना होगा। तीसरा, हमारे पुराने संवैधानिक अधिनियम, वही अधिनियम जो मैंने नॉर्मल चर्चा करी, जो हमेशा ही आप मुख्य मानते हो लेकिन मैं उन्हें अन्य मानता हूँ। तो तीसरा मेरा होगा पुराने संवैधानिक नियम, जिसमें आप 1773 से कंटिन्यू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पुराने संवैधानिक नियम अगर आप लिख रहे हैं तो आप 1858 से व्याख्या करना शुरू करें, क्योंकि 1858, 1892, 1909 मार्ले मिंटो, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जब वही ड्यूल सिस्टम बनाया गया था, और 1935। अगर आप सारे लिखोगे 1973 मतलब 1773, 81 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 84, 86, 93, 1813, वही जब एकाधिकार खत्म, तो आपका वर्ल्ड लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाएगी बच्चा, और आप पूरा अटैम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। हमें क्या लिखना है? हमें अन्य बच्चों से बहुत अच्छा लिखना है, क्योंकि कंपटीशन है। करीब 7-8 लोगों में से 200 सीट में अगर कब्जा करना है तो हमें अन्य लोगों से बहुत अच्छा लिखना है। तो पुराने संवैधानिक नियम में आप क्या क्या लिखोगे? सिर्फ ये 5, 1858, 1892, 1909, 1919, 1935। तो ये तो सब लिखेंगे तो आपका इसमें क्या अदक होगा बच्चों? इसके साथ साथ आप लिखोगे अधिनियम की लगभग 200 धाराएं हैं इनके अंदर छुपी हुई हैं, जिसमें अनुच्छेद 256 का जिक्र करोगे, और 1965 के एक्ट की 1935 का एक्ट था ना, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उस एक्ट की 126वीं जो धारा है, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, 1935वीं अधिनियम की एक्ट की, जो हमारे भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी 126वीं धारा है, उसका तुम्हें जिक्र करना बहुत ज़रूरी होगा अगर तुम्हें IAS लेवल का पेपर लिखना है तो। उसके बाद चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे बच्चों? स्रोत के रूप में पहला स्रोत क्या बताया था? भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज। उसके बाद दूसरा पॉइंट संविधान सभा के वाद विवाद, जैसे गोलकनाथ में बहुत हुई थी, अनुच्छेद 13 और जब अनुच्छेद 21 बनाए जा रहे तो बहुत बड़ा वाद विवाद हुआ था। और तीसरा पॉइंट पुराने संवैधानिक अधिनियम, जिसमें धाराएं 200 का जिक्र करोगे, 1935 का 126 में जिक्र करोगे, 256 का जिक्र करोगे, धारा 103 का जिक्र करोगे, 352 और 353। आपका क्वेश्चन लाजवाब बन जाएगा बच्चों। अब आता है चौथा बिंदु स्रोत के रूप में, तो आप लिखेंगे संविधियां, अध्यादेश, नियम विनियम, आदेश आदि, स्टैट्यू, ऑर्डिनेंस, रूल्स, ऑर्डर। यानी इसके अंदर आप 1959, 1957, 1952, 1955 का जिक्र करोगे। ये सब पहली बार सुन रहे होगे। अगर आपने कहीं भी कोचिंग भी करके आए हो ना, 1-2 लाख रुपए दे के आए हो, तब भी आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ाई गई होंगी, तो फिर वो व्यर्थ है। जब हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ें, आपको तो ये लिखना है। हमारा जो बच्चा ये लिखेगा उसको सिलेक्शन मिलेगा, आपको पीछे कर देंगे। तो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आपने कहीं कोचिंग करके आए हैं, आपको नहीं पढ़ा आपने, और अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, जीरो से पढ़ रहे हैं, आपको कोई बात नहीं। ये मेरा पहला ऑडियो है ना, जब मैं आपको दूसरा ऑडियो दूंगा ना, तो हर एक बिंदु को मैं जीरो से समझाऊंगा। किससे समझाऊंगा बच्चों? बिल्कुल जीरो से। अगर आप 12वीं पास भी होगे ना तो भी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा आराम से। और अगर आपने कहीं पढ़ के भी आए हो, दिल्ली से ही पढ़ के आए, क्योंकि DU में तो मैंने खुद 6 साल मैंने खुद वहाँ पढ़ा है और 3 साल पढ़ाया है, 9 साल से मेरा वहीं रहा है। तो आप अगर कहीं से पढ़ के भी आया दिल्ली से, तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, अपना फीडबैक देंगे कि सर आप रेगुलर रखें अपने ऑडियो लेक्चर्स। तो मैं अगले लेक्चर्स में एक एक पॉइंट को इतनी गहराई से समझाऊंगा कि जब ये हमारा संविधान सभा लगी थी दिसंबर में, तो क्या दिक्कत आ गई थी सिन्हा जी को, मतलब सिन्हा जी को सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी की क्या भूमिका रही, क्यों लड़ाई हो गई थी? 13 दिसंबर को सबसे भयानक लड़ाई हुई थी जब उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया। तो ऐसे क्या कारण थे, ये लक्ष्मीकांत ओझा में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और यही एनालाइज आपको मुख्य परीक्षा में सफल बनाएगा।
चलिए अब लौट के आते हैं, पांचवा मेरा संवैधानिक संशोधन। देखिए जब जब हमारे संवैधानिक संशोधन होते हैं तो वो भी तो कभी ना कहीं संविधान में जुड़ जाते, 368 के 368 के अंतर्गत, तो उनको भी तो स्रोत के रूप में मानोगे नहीं मानोगे आप? बिल्कुल मानना पड़ेगा। छठवां बिंदु, विश्व के अन्य संविधानों का प्रभाव। अब आप लिख सकते हो अमेरिका से ये लिया वो लिया, जो आप हमेशा एक ही चीज मानते हो आप यहां लिख सकते हो। सातवां, न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजन। दोस्तों जब जब कई बार ऐसा हुआ है न्यायिक निर्णयों ने संविधान के अंदर इंटरफेयर किया है और एक नया कानून बनाया है, तो अगर कानून बना है किसी भी जुडिशियल सिस्टम के थ्रू न्यायिक निर्णय के कारण, तो वो भी तो स्रोत हुआ नहीं हुआ? तो सातवां स्रोत न्यायिक निर्णय। आठवां, प्रथाएं और अभिसमय। हम बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि हमारा संविधान में हमारी परंपराओं का बहुत बड़ा समावेश है। तो कौन कौन सी प्रथाएं अभिसम रही जो हम देखते हैं, उसके बारे में मैं खुल के चर्चा करूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। नौवां पॉइंट, संवैधानिक टीकाएं एवं संविधान विशेषज्ञों के विचार, कमेंट्रीज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स। आपने सुना होगा कि कई बार मतलब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी डिस्कशन होता है कि किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन में किताब लिखी, उसको लेके आके कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करते हो, इसकी किताब में ये छपा, अखबार का डिस्कशन होता है। तो कहीं ना कहीं किसी विशेषज्ञ की राय जो होती है ना, किताबें बनी होती हैं और क्या कहते हैं अखबार में छपा होता है, उसका विचार विमर्श संसद में करके भी संविधान बनाए गए हैं। तो जब संविधान बना तो दोस्तों उससे भी तो स्रोत के रूप में जानोगे नहीं जानोगे? जैसे मैं आपको बताऊं, टीका ग्रंथों में डी बसुका द्वारा लिखित ले लो कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्लेड हिल की ले लो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडरोविच की ले लो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया, जेनिंग्स की ले लो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉल और सकधर की ले लो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसी कई किताबें हैं जिन्हें संविधान सभा में खूब चीख चीख कर पढ़ा गया और उससे संविधान में जोड़ा गया। तो वो कैसे अछूता रह जाएगा दोस्तों संविधान में जुड़ने से? तो ये भी तो संविधान का स्रोत हुआ नहीं हुआ? तो दोस्तों आपको किसी संस्थान में ये चीज भी चर्चा नहीं की होगी बेटा कि ये भी संविधान के स्रोत हैं। तो मैंने क्या बोला, कालका आईएएस जोन आपको सही दिशा में आईएएस की तैयारी कराएगा। तो आप बस आज मेरा ये पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था कि हम किस तरह आपको समझाएंगे पढ़ाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो 7400501501 पर आप व्हाट्सअप करें मुझे। हर दिन एक आधे घंटे का लेक्चर भेजूंगा। पॉलिटिकल साइंस हुआ, अन्य विषय भी जो भी हुए, ये मैं पेपर 2 और GS3 की मैंने आपसे अभी जो चर्चा करी है, मैंने पॉलिटिकल साइंस की मैंने आपसे चर्चा की है, पेपर 3 GS2 के बारे में। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले करेंगे, फिर इसी का इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस करेंगे, इंडियन गवर्नेंस करेंगे और फिर इंटरनेशनल रिलेशन के भी ऐसी लेक्चर मैं दूंगा। तो मैं आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो फटाफट आप इस लेक्चर को सुने, इससे नोट्स भी बना सकते हैं कुछ और आप मुझे अपना फीडबैक व्हाट्सअप करें और प्लीज़ इसे शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कुछ और बच्चे हों जो या तो कहीं कोचिंग और ज्वाइन करने वाले हों, तो शायद वो पैसा बर्बाद करने से बच जाएं। तो दोस्तों मैं आपके व्हाट्सअप का इंतज़ार कर रहा हूँ और हमारी एकेडमी में आईएएस और एमपीपीएससी के तो नए बैच हम पढ़ा ही रहे हैं। आप हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, सादर आमंत्रित हैं। आप बिलीव नहीं करोगे बच्चों कि आप मेरा परिवार हो। हमारे जो आईएएस के स्टूडेंट्स हैं ना, एमपीपीएससी यूपीएससी के, आप बिलीव नहीं करोगे हमारे ऐसा आश्रम जैसी शिक्षा दी जाती है कि हम सुबह 4:30 बजे उठा देते हैं। हमारी फैकल्टी उनको 4:30 बजे फ़ोन लगाती है, उठ जाओ पढ़ने लग जाओ। अगर आपको कुछ निकालना है ना तो आपको इस तरह पढ़ना होगा। अगर आप हमसे बिल्कुल जुड़ना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए दोस्तों, तो आप मुझे फटाफट व्हाट्सअप करें और कल के दिन ज़बरदस्त आईएएस लेवल का स्तर की पढ़ाई के लिए आपका ऑडियो लेक्चर आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेगा। कालका आईएएस जोन टेलीग्राम का नाम है। थैंक यू सो मच।